तो बच्चों, हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस प्रश्न के पहले और दूसरे पार्ट की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के ऊपर। जिन बच्चों को प्रतिस्थापन विधि मुश्किल लगती है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली ये है। थर्ड क्वेश्चन को आपने सॉल्व ही नहीं करना। क्यों सॉल्व नहीं करना? देखें, इसमें आप x का गुणांक देखिए 3 और इसमें x का गुणांक देखिए तो 9 आता है। अब अगर आप इनका अनुपात निकाल लें तो ये आता है 1/3। और अगर आप y के गुणांकों को देखें तो यहाँ y का गुणांक कोई नहीं है तो 1, तो हमने लिखा -1 और यहाँ y का गुणांक हम लिखें तो -3, तो ये भी हमारे पास आ जाता है 1/3। यानी ये हमारी कंडीशन आ गई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है। और किसी भी समीकरण युग्म को हम हल तभी कर सकते हैं जबकि उसका अद्वितीय हल हो। तो चूंकि इस प्रश्न के अंदर इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है तो ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हम लिख देंगे कोई अद्वितीय हल नहीं। अब हम अपने फोर्थ प्रश्न की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रश्न के अंदर ये है आपकी पहली समीकरण और ये है आपकी दूसरी समीकरण। देखिए, इसमें आपको करना क्या होता है प्रतिस्थापन में, किसी एक समीकरण को किसी एक चर के बराबर रखना होता है। तो पहले आप अपने माइंड में ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी समीकरण को किस चर के बराबर रखने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि मैं समीकरण 1 को x के बराबर लिखने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 से। तो चूंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इस समीकरण 1 को x के बराबर लिखने जा रही हूँ, तो x वाला पद ये है 0.2x। तो इसका मतलब ये है कि 0.2x को मुझे लेफ्ट ही छोड़ना है और इसके अलावा जो भी इसके अंदर पद हैं, जैसे ये है, ये पहले से ही आपका राइट साइड है तो मुझे इसको भी राइट साइड ले जाना होगा। तो सबसे पहला काम जो आप प्रतिस्थापन में करेंगे वो यही करेंगे कि जिस चर के बराबर आप रखना चाहते हैं उस चर वाले पद को एक साइड कर लीजिए और बाकी जितने भी पद हैं उन्हें बराबर के दूसरी साइड कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा 0.2x हमने इधर ही छोड़ा और बराबर का निशान लगाया। 1.3 पहले से राइट साइड है, 0.3 को आप लेके जाएंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब भी कोई पद लेफ्ट से राइट जाता है तो उसका निशान बदल जाता है। अब हमें किसका मान निकालना था? x का। तो x के साथ ये जो है 0.2 ये तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? केवल x चाहिए। तो इसलिए हमें इस 0.2 को हटाना है। अब आप देखिए कि 0.2 और x के बीच कोई भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों का रिलेशन गुणा का है, यानी इनके बीच में गुणा का निशान है। जहाँ दो राशियों के बीच कोई निशान नहीं लगा हुआ होता तो वहाँ जनरली गुणा का निशान समझा जाता है। अब x की गुणा में जो चीज़ होती है वो बराबर वाले के भाग में चली जाती है। तो ये जो 0.2 है ये अगर यहाँ से हटेगा तो बराबर वाले के भाग में चला जाएगा। आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, x बराबर 0.2 को तो यहाँ से हटाना है ना, तो ये 1.3 यानी जो बराबर वाली चीज़ है वो आप ऐसे ही लिखिए और उसके बटे में पहुंचा दीजिए किसको? 0.2 को। तो 0.2 हमने इसके बटे में पहुंचा दिया और फिर इस तरह हमें ये मिल जाती है x की वैल्यू। x बराबर है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। और हम आपको पहले बता चुके हैं दरअसल ये x की वैल्यू नहीं है बल्कि समीकरण 1 का ही एक रूप है। जो समीकरण 1 है ना आपकी, तो समीकरण 1 को x के बराबर लिख दिया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आगे कैलकुलेशन समझिए। अब देखो, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ जाता है ज़्यादातर। अब परेशानी कहाँ से आती है? परेशानी यहाँ से आती है कि जब आप इस वैल्यू को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि आपने इसे निकाला कहाँ से है? 1 से निकाला है। अगर आप 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रख लेंगे इस वैल्यू को।
तो फिलहाल चूंकि हमने समीकरण 1 से इसको निकाला है, इसलिए हमें इसे रखना है समीकरण 2 के अंदर। अब जब आप रखेंगे तो आपको जो x मिलेगा इस जगह मिलेगा, है ना। तो आप इस जगह तो ये वाली वैल्यू रख देंगे जो बॉक्स के अंदर है x की, बाकी आप 0.4 को, 0.5y को और 2.3 को ऐसे ही उतार लेंगे। देखें हम आपको रख के बताते हैं। यहाँ हमने लिख लिया है कि x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, हम रखने कहाँ जा रहे हैं, 2 में रखने जा रहे हैं। देखिए 2 को देखते रहिए, 2 कौन सी वाली है, ये वाली। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, 0.4। तो 0.4 को आप ऐसे ही लिखिए और फिर बताइए कि 0.4 और x के बीच कोई निशान नहीं है, तो मान रखते टाइम गुणा का निशान लगा लीजिए और x की जगह आपने क्या रखना है, ये जो बॉक्स के अंदर x बराबर आया है, x बराबर मतलब x का मान है, तो ये आपके पास आ गया है 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में आता है 0.2 और उसके बाद आपने ये प्लस लगाना है और ये 0.5। अब बच्चे क्या करते हैं, इस प्लस को यहाँ लगा लेते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी है। प्लस आपने बटे की लाइन के सीध में लगाना है। ऐसा करना क्यों है, ऐसा इसलिए करना है आपने क्योंकि ये जो 0.5y है ना, तो ये कोई भिन्न नहीं है, जबकि ये वैल्यू कैसी है हमारी, भिन्न है, अंश और हर है ना इसके अंदर। तो जब आप एक भिन्न लिख रहे हो और उसके साथ दूसरी कोई पूर्णांक लिख रहे हो, यानी कोई भिन्न की शक्ल में नहीं हो, तो आप प्लस या माइनस को बटे की लाइन के बिल्कुल सीध में लगाया कीजिए। इससे आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है अगर आप इसे ऊपर लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखने को भी सुधारिए अपने, और इस तरह से हमने इस लाइन को लिखा। तो अब आप देख सकते हैं कि x की जगह हमने ये भिन्न की वैल्यू रखी है, तो ये प्लस हमने लगाया है बटे की लाइन की सीध में। और वैल्यू रखने के बाद आपको कहाँ धोखा लगेगा, वैल्यू रखने के बाद आपको धोखा लगता है कि कभी तो इस 2 से ये 4 कट जाता है, कभी नहीं कटता। ये जो निशान है आपका, ये काहे का है, गुणा का निशान है, ये x नहीं है, ये गुणा का निशान है। आपको बताया ना, गुणा का निशान लगाया हमने। तो इस गुणा का निशान अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि 0.2 से 0.4 अगर तो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काट देंगे। लेकिन अगर ये निशान प्लस या माइनस है तो फिर आप इसको काट नहीं सकते। ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिनकी वजह से आपको समझने में दिक्कत होती है। अब हमने ये किया कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। भाई काटते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 यानी 1 अंक है। अब 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास 2 आया। अब हमें ये करना है कि इस 2 की गुणा इन दोनों से करनी है। दोनों से क्यों करनी है भाई, 0.4 जो था तो वो पूरे x की गुणा में था ना, और ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू x की है ना, x की वैल्यू कोई ये वाली थोड़ी है। तो आपने जो 2 की गुणा करनी है वो इन दोनों से करनी है। तो 13 दूनी आपके पास हो गए 26 और पॉइंट 1 के बाद लगा लीजिए और माइनस 2 तिया 6, 0.6y और प्लस 0.5y। पॉइंट की गुणा भाग में कंफ्यूज ना होइए। देखिए मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करनी है। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे इस लाइन के बाद, तो आप ये देखिए कि ये जो है आपका ये कैसा है, y वाला टर्म है, ये पूरा माइनस सहित ये टर्म यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो वाला पद है आपका, ये पद यहाँ से प्लस 0.5y है। तो अब आपने इन दोनों को या तो आप जोड़ सकते हैं या आप घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही y वाले हैं, तो इन दोनों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसे कहते हैं बीजगणितीय योग, यानी एक जैसे निशान होंगे तो जोड़ देंगे, अलग अलग निशान होंगे तो घटा लेंगे। फिलहाल हमारे केस में अलग अलग निशान है तो इनको तो हम घटा लेंगे। लेकिन ये जो 2.6 है ये कैसा है, इसके अंदर y नहीं है, तो चूंकि इसके अंदर y नहीं है और जो बराबर की राइट साइड है इसके अंदर भी y नहीं है, तो इन दोनों को आपने कहाँ करना है, एक साइड लेके जाना है पहले, उसके बाद सोचना है कि इनको जोड़ना है या घटाना है। तो कैसे बनेगी अगली लाइन, देखें ऐसे बनेगी कि माइनस 0.6 को आप यहीं लिख लेंगे y और प्लस 0.5y को आप यहीं लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ घटा सकते हैं ना, अभी हमने घटाया नहीं, अगली लाइन पे घटा लेते हैं। 2.3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 2.6 है इसका कोई निशान नहीं है तो प्लस है ना,
तो इसको जब आप राइट साइड लेके जाएंगे तो इसका निशान हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया माइनस का 2.6। अब जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाना है, यहाँ लिख के समझिए आप। घटाने और जोड़ने में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। तो जब आप घटाएं तो इस तरह घटाएं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। जब भी आप घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो आप ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाना है। अब 6 में से 5 गया तो आपके पास 1 आ जाता है, पॉइंट का पॉइंट आ जाता है, 0 का 0 आ जाता है, यानी आपका घटा के ये आएगा। अब ये जो आएगा तो किस निशान का आएगा उसके लिए समझिए। इनमें से बड़ा कौन है ये देखें, इनमें बड़ा है 0.6, यानी आपने जो घटाया है तो 0.6 में से घटाया है किसको, 0.5 को। तो जो निशान आपका आंसर में मिलेगा वो 0.6 का मिलेगा। भाई 0.6 डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि इसमें से ही इसको घटाया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पहले लिखा है या ये पहले लिखा है, आपने घटाया इसलिए है क्योंकि इनके निशान अलग अलग हैं। और जो आंसर का निशान मिलेगा वो मिलेगा जिसमें से आपने घटाया होगा। तो आपने किस में से घटाया है, 0.6 में से 0.5 को घटाया है। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 0.5 में से 0.6 को घटा लें, घटाएंगे तो हमेशा बड़े में से छोटे को ना। बस निशान ये है कि अगर जिस में से घटा रहे हैं उसका निशान अगर माइनस है तो आपका जो जवाब आ रहा है घटाने के बाद वो भी माइनस का आएगा। अगर वो प्लस है जिसमें से घटा रहे हैं तो जो जवाब आएगा वो भी प्लस का आएगा। तो इस तरह से ये जो 0.1 मिलेगा ये आपको काई का मिलेगा, माइनस का मिलेगा, 0.1। और चूंकि दोनों के साथ y था तो हमने y को ऐसे लिख दिया। और बराबर में अब इसको भी आपने ऐसे ही घटाना है जैसे इनको घटाना है। अब इनमें से बताइए बड़ा कौन है, 2.6 बड़ा है, तो घटाएंगे किस में से, 2.6 में से। तो घटाने का तरीका वही है, यहाँ देखिए 2.6 को लिखिए, 2.3 को लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और घटा लीजिए। 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। अब ये है कि ये 0.3 जो बचेंगे ये काहे के बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि आपने किस में से घटाया है, 2.6 में से घटाया है। तो इसलिए ये काहे के बचे आपके, माइनस के। इस रफ कार्य को हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, तो आपके पास आया 0.1, y बराबर 0.3। अब मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि जो चीज़ y की गुणा में है वो बराबर वाले के भाग में। तो y बराबर जब आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा 0.3 बटे 0.1। और क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल किया जा सकता है। और ये आ गया आपका 3.3 बटे 1, और 3 बटे 1 को लिखा जा सकता है 3, यानी हमारी जो y की वैल्यू आई है वो 3 आ गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन अब समझ में आ गई होगी। प्रतिस्थापन विधि बच्चों को मुश्किल लगती है ना, इस कैलकुलेशन की वजह से लगती है। अब देखो y बराबर 3 तो हमारा निकल के आ गया है। अब जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि जब y की वैल्यू भी निकल के आ गई है और ये x बराबर पहले ही लिखा हुआ है तो अब x की वैल्यू क्यों निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। देखें ये x बराबर है तो, लेकिन ये x का मान इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, y आ गया है। एक चर का ऐसा मान जिसके अंदर दूसरा चर आ रहा हो तो उसको समीकरण ही कहेंगे। हमें x का मान कैसा चाहिए, जिसके अंदर ये y ना आ रहा हो, तो हम उसको कहेंगे x का मान। अब x का मान कैसे निकालना है आपने, चाहे तो आप इस जगह y का मान रख दें, ये जो y बराबर 3 निकल के आया है इस जगह यहाँ पे y का मान रख दें, चाहे तो आप इस समीकरण में रख दें, चाहे तो आप इस समीकरण में रख दें। यानी अब आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रखा जाएगा, आप पहली में रखें, दूसरी में रखें या फिर इस बॉक्स में रखें। और मैं हमेशा कहती हूँ ये बॉक्स पहली समीकरण की एक शक्ल है ना, तो अलग से इसको कुछ टीचर इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और सीधे समीकरण 3 में रख देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि इसको आप उसी तरह कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है 3 में रखने से, कभी कभी आसान हो जाता है। फिलहाल हम समीकरण 1 से ही निकालेंगे। समीकरण 1 से हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए आपके माइंड में ये होना चाहिए हमें करना क्या है, y की वैल्यू रखनी है और x का मान निकालना है। तो यहाँ देखें समीकरण 1 शुरू हो रही है 0.2x, तो x तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है 0.2x। और उसके बाद ये प्लस मिला, 0.3 मिला तो प्लस को प्लस लगाएंगे, 0.3 को 0.3 लिखेंगे। फिर कौन है ये देखें y है ना,
इस जगह है 0.3 के बाद। फिर से वही बात आ जाती है, 0.3 और y के बीच कोई निशान नहीं है, तो काय का निशान लगाएंगे, अब गुणा का निशान लगाएंगे और y की जगह कितना रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं और बराबर के बाद 1.3 बराबर 1.3। बड़े बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं गुणा और x में। देखो x जो बनता है वो इस तरह से बनाती हूँ मैं, गुणा जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो है ये गुणा है, ये x नहीं है। अब आपने इसे आगे कैलकुलेट करना है, तो ये 0.2x तो ऐसे ही आ जाएगा। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले आप गुणा किया कीजिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 0 0। अब गुणा में एक के बाद पॉइंट है तो आप भी एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और बराबर 1.3। हाँ, आगे फिर से वही बात आ जाती है, ये कैसा टर्म है, x वाला, और ये वाला कैसा पद है आपका, कांस्टेंट यानी अचर पद, और ये भी कैसा है आपका अचर पद। तो दोनों अचर पदों को बराबर के एक साइड लेके जाइए, एक तो पहले से ही राइट साइड है, इस 0.9 को भी उठा के राइट साइड लेके जाएंगे, तो अगली आपकी लाइन बनेगी 0.2x बराबर 1.3 और 0.9 काय का है आपका, प्लस का है ना ये, तो ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस का 0.9। अब हमने क्या करना है, अब इनको घटा लेना है। 0.2x को ऐसे ही लिखिए, राइट साइड वाली जो दोनों चीज़ें हैं उनको घटा लीजिए। देखिए घटाएंगे कैसे, फिर से ऐसे समझिए, 1.3 लिखिए, बड़ा कौन है 1.3 है ना, 0.9 लिखिए और 13 में से 9 गया 4, दशमलव होने से दहाई लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दहाई आप वैसे ही लेंगे जैसे आप किसी बिना दशमलव वाली संख्या की कैलकुलेशन करते हैं। तो पॉइंट का पॉइंट आ गया। बस ध्यान ये रखना होता है जोड़ने और घटाने के लिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, दो संख्याओं को जिनको जोड़ घटा रहे हैं उनके पॉइंट एक दूसरे के ठीक नीचे रहें। अब यहाँ से आपने दहाई ले ली थी तो इधर क्या रह गया था आपका, 0 रह गया था, तो इस तरह ये मिला आपको 0.4। अब 0.4 का निशान क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्यों मिलेगा, 1.3 बड़ा है, घटाया किस में है, घटाया किस में से है हमने, 1.3 में से, और 1.3 का निशान क्या है, प्लस, और इसलिए x बराबर आपकी अगली लाइन बनती है 0.4 बटे 0.2। तो यहाँ आपने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करना है और फिर ये आपका आएगा 4 बटे 2 और 2 दूनी 4, और इस तरह यहाँ से आपका 2 निकल के आया, यानी x का जो आपका मान निकल के आया है वो 2 निकल के आया है और y का जो मान निकल के आया है वो 3 निकल के आया है। अब आप इनको चेक भी कर सकते हैं इस समीकरण के अंदर रखे कि आपके मान सही निकले हैं या नहीं। किसी एक समीकरण के अंदर इन वैल्यूज़ को रख लीजिए, यानी x और y की जगह। मैं हमेशा कहती हूँ मैथमेटिक्स जब आप पढ़ें तो उत्तर माला से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। x की जगह कितना रखना है, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और प्लस 0.3, फिर गुणा का निशान लगाइए, y की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो LHS में यही दोनों चीज़ें हैं, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या RHS आती है। तो ये आ जाएगा 0.4, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 3 तिया 9, 0.9। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 1.3 आएगा या नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है ना, 9 और 4 13 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये ही हमारी क्या है, RHS है। तो क्योंकि हमारी LHS में x और y की वैल्यू रखने पे RHS वही मिल रही है जो इस समीकरण में दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3। अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। तो 5वें सवाल में ये है हमारे पास पहली समीकरण और ये है हमारे पास दूसरी समीकरण। इसको देख के ही आप जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर आएगा x बराबर 0, y बराबर 0। कैसे दे सकते हैं देख के जवाब, देखें इन समीकरणों की अगर आप शक्ल देखें तो इसका अचर पद 0 है और इसका भी अचर पद 0 है, और अचर पद 0 होने का मतलब है कि ये गुजर रही हैं मूल बिंदु से। याद है ना आपको समीकरण, याद है ना आपको एक्सरसाइज 3.1 जब हमने ग्राफिकल समीकरणों को किया तो समीकरण क्या है, एक सरल रेखा है और वो सरल रेखा जिसमें कोई अचर पद ना हो वो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं हैं, तो दोनों ही रेखाएं कैसी हैं, मूल बिंदु से गुजर रही हैं, तो एक दूसरे को मिलेंगी भी कहाँ, मूल बिंदु पर मिलेंगी, और मूल बिंदु पर x बराबर भी 0 होता है, y बराबर भी 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0,
0, यानी x बराबर 0, y बराबर 0। सवाल करते हैं अब। तो सवाल में हमें वही पैटर्न फॉलो करना है समीकरण 1 से। क्या कह रहे हो, समीकरण 2 से ले लें? अब के हर बार 1 से ले रहे हैं, चलो समीकरण 2 से ले लेते हैं। इस सवाल के अंदर कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 1 से लें चाहे आप 2 से लें। तो अगर हम समीकरण 2 से ले रहे हैं तो पहले ही माइंड में फिक्स करना है कि हम x बराबर लिखने जा रहे हैं या y बराबर। तो आपने ये पहले सोच लिया कि हम x बराबर लिखने जा रहे हैं, जैसे मैंने सोच लिया। लिख तो y बराबर भी सकते हैं ना। तो x वाले को आपने यहीं पे छोड़ना है और बराबर लगाना है, और इस माइनस वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बच्चे कहेंगे 0 कहाँ गया? भाई 0 प्लस हुआ है असल में √8y, लेकिन 0 में जब आपको जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। डायरेक्ट ये लाइन लिखा करते हैं, ये जो बीच की लाइन है ना इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम 0 होने पे ये लाइन लिखा करते हैं इसलिए। और यहाँ से जो आपका x आएगा वो जो चीज़ x के गुणा में है बराबर वाले के भाग में चली जाएगी, यानी ये आएगा √8y बटे √3। ये आ गई है x की वैल्यू। हमने ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ से निकाली है? समीकरण 2 से निकाली है ना। यहाँ देखिए समीकरण 2 से निकाली है, यानी समीकरण 2 को x बराबर लिख लिया है। तो अब इसे रखेंगे कहाँ? समीकरण 1 में रखेंगे। अगर आप 2 से निकालेंगे तो कहाँ रखना है? आपको 1 में रखना है। ने यहाँ लैंग्वेज लिख ली, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को देखिए, सबसे पहले क्या मिला आपको? √2 मिला, तो हमने यहाँ √2 लिखा। अब फिर वही बात, √2 और x के बीच कोई निशान नहीं है, आप अपनी तरफ से लगाइए गुणा। देखिए गुणा कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। और x जहाँ मिला है उसकी जगह ये पूरी वैल्यू डाल लीजिए, √8y बटे √3। तो हमने डाला है √8 इंटू y जो है वो रूट से बाहर है, अपॉन √3। और उसके बाद याद है ना आपको कि प्लस का निशान कहाँ लगाना है? बटे की लाइन की सीध में लगाना है। और प्लस के बाद √3y को आपने ऐसे ही लिखना है और बराबर के बाद 0 लिखना है। अब क्या करेंगे? अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि बीच में गुणा हो, और ये संख्या आपस में कट रही हो तो काट सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 8 की गुणा 2 से कर दीजिए क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर हैं। तो ये गुणा होके आपका आ गया 16, 8 दूनी 16। अभी रहेगा कहाँ? रूट के अंदर रहेगा। और बटे लिखिए √3 और प्लस लिखिए √3y और बराबर 0। यहाँ आके जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि ये प्लस है और ये √3y है। अब मुझे बताएं कि ये जो √3 बटा है तो ये किसका है? ये इसी का है ना, √16y का, इसका तो नहीं है। तो आप इसे आगे सॉल्व तभी कर सकते हैं जब √3 इन दोनों का बटा बन जाए, यानी इस वाले y को इस वाले y में जोड़ या घटा तभी सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? पहला काम, √3 को इसका भी बटा बनाना है। अब इसका बटा कैसे बनाना है? आपने सीधा सा एक तरीका है कि इसकी गुणा इससे कर लीजिए। तो जब आपका प्लस या माइनस का निशान हो तो आपने इसको इससे काटना नहीं है। ध्यान रखें यहाँ गुणा नहीं है ना, गुणा होता तो हम √3 को √3 से काट देते हैं। फिलहाल गुणा नहीं है ना, प्लस है, तो आपने काटना नहीं है बल्कि पूरे का बटा बनाना है। तो 16 को लिख सकते हैं 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है ना। और प्लस लगाइए, और जब आप गुणा करेंगे √3 की तो ये कितना आ जाएगा? √9। और 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 3y, यानी √3 की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऐसे भी कहते हैं ना। और पूरे का बटा क्या बन गया आपका? √3 बन गया, और बराबर आपके पास आ जाता है 0। अब इनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए इस जगह ना तो जोड़ सकते थे ना घटा सकते थे, अब निशान के हिसाब से क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाता है 7y, और जो चीज़ पूरे के बटे में थी वो 0 के कहाँ चली जाएगी? गुणा में चली जाएगी आपकी। और जब गुणा करेंगे 0 से किसी संख्या की तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। और अब क्या होगा? अब जो चीज़ y के गुणा में है वो बराबर वाले के भाग में जाएगी, यानी यहाँ देखिए y बराबर 0/7, और 0 को जब किसी संख्या से भाग दी जाएगी तो 0 ही आ जाएगा। ध्यान दीजिए 0 से नहीं भाग दी गई, 0 को भाग दी गई है। हाँ जी, देखिए y की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 0। याद कीजिए हमने आपको बताया था ना इसका सॉल्यूशन 0 0 आएगा। अब x की वैल्यू आपने निकालनी है। फिर से याद दिला दूं, ये x की वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके अंदर y आ गया है।
है कि नहीं। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो इसमें रख लीजिए y का मान, या इसमें रख लीजिए, या फिर इसमें रख लीजिए, एज यू विश, कहीं पर भी आप y का मान रखिए। यहाँ पर कोई भी बंदिश नहीं है। बंदिश कहाँ होती है, कंडीशन यहाँ होती है कि अगर आपने 2 से निकाला है तो 1 में रखना है, और 1 से निकाला है तो 2 में रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मैं कहाँ रख दूंगी इसे, समीकरण 1 के अंदर। शुरुआत जो हुई है वो √2x प्लस √3y से हुई है, तो ये हम लिखेंगे √3 वैसे ही लिखेंगे। और अब देखो y मिला ना, इसकी जगह हमने क्या रखना है, 0 रखना है, और बराबर में भी क्या आ गया, 0 आ गया है। और ये आया √2x प्लस 0 की, फिर वही बात, 0 की किसी संख्या से गुणा करें 0 आ जाता है, और बराबर में भी क्या आ गया आपका 0, और फिर वही बात, 0 में कोई संख्या जोड़ें तो वही संख्या आ जाती है, यानी ये √2x आ जाएगा और बराबर 0। और ये x बराबर 0 के बटे में जाएगा √2। जो चीज़ x के गुणा में है वो बराबर वाले के भाग में जाएगी, और इस तरह ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह हमें x की भी वैल्यू 0 मिल गई है और y की भी वैल्यू 0 मिल गई है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, कहाँ रख के, किसी एक समीकरण में रख के चेक कर लीजिए। तो चेक करना इसके लिए कितना आसान है, देखो इसको 0 से गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसका आंसर आना ही 0 0 था। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। कोई समझ में कुछ नहीं भी आ रहा हो ना, तो कमेंट करके पूछ लिया करो। ये देखें, अब ये सवाल जो है ये भिन्न वाला सवाल है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसके यहीं पे एलसीएम लेके भिन्न को चेंज कर देते हैं। मैं कहती हूँ भाई ये भिन्न वाला सवाल आया ही इसलिए है ताकि आपको भिन्न की कैलकुलेशन सिखाई जा सके। तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देंगे इसको। हम समीकरण 2 से x निकालेंगे। सवाल ये है कि 2 से ही क्यों निकालेंगे, किसी से भी निकाल सकते हैं ना, तो हम 2 से निकाल रहे हैं। 2 से हम इसलिए निकाल रहे हैं, देखो अगर हम 1 से निकालते हैं तो x की गुणा में है 3 और 2, 3/2 है, y की गुणा में है 5/3। जबकि समीकरण 2 में हम देखें तो x के भाग में 3 है, एक ही संख्या है ना, तो एक ही संख्या को हटाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी लिटिल बिट कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, आसान हो जाएगी, इसलिए हमने 2 को चूज़ किया। अब आप लिखेंगे x/3, x वाला पद इधर ही छोड़ दिया आपने, बराबर लगाया, 13/6 लिखा और माइनस लिखा y/2। ये इस तरह आपने लिखा, और इस तरह लिखने के बाद आप ये करेंगे कि इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे, इनकी गुणा में लेके जाएंगे। तो ये आपका हो गया x बराबर, अब जब 3 जाएगा तो इसकी भी गुणा में जाएगा, इसकी भी गुणा में, तो ये ऐसे बनेगा आपका 3 × 13/6। इंटू का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है, और -3 से इसकी भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपका 3y/2। अब यहाँ से फिर वही बात, इंटू यानी गुणा, तो 3 दूनी 6, तो ये भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं 13 का बटा भी 2 है और 3y का बटा भी 2 है, तो आप इनको मिलाकर लिख दीजिए 13 - 3y, और दोनों का ही बटा कितना है, 2 है। तो आपका जो x का मान निकल के आया वो ये निकल के आया। अब बताइए कोई कन्फ्यूज़न, देखिए दोबारा समझ लीजिए, हमने 2 को क्यों चूज़ किया, क्योंकि x के बटे में 3 था, जबकि यहाँ x से बिलोंगिंग करती हुई 2 संख्याएं, यहाँ भी 2 संख्याएं y से बिलोंग करती हुई, तो हमने 2 को इसलिए चूज़ किया। क्या हम 2 को y बराबर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन हमने x बराबर लिख लिया, क्योंकि उतना ही काम करना पड़ेगा हमें y बराबर लिखने में भी। तो x बराबर लिखने के लिए जब हम x बराबर लिखना चाहते हैं तो x/3 पूरा एक पद है, y/2 एक अलग पद है, तो हम पहले y/2 को इस साइड लेके गए, तो ये y/2 उधर जाके माइनस का हो गया। अब x के भाग में है ना 3, तो जो चीज़ x की भाग में है वो बराबर वाले के कहाँ पहुँचेगा, गुणा में पहुँचेगा। और गुणा का मतलब ये है कि अगर यहाँ 2 चीज़ें हैं तो दोनों की गुणा में जाएगा। तो हमने लिखा 3 × 13/6, और यहाँ पे 3y, 3 की y से गुणा हो गई /2, यहाँ भी लिख सकते थे 3 × y/2, यानी गुणा जो होती है वो अंश से होती है ना। अब 3 से 6 को काट दिया तो 2 आ गया, तो 13/2 - 3y/2। अब आप बताइए कि दोनों का बटा क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे ही दोनों का बटा एक जैसा हुआ तो उनको हमने मिला के लिख दिया, एक जैसे बटे को एक साथ लिख दिया। तो यही हमारा कैलकुलेशन का तरीका है भिन्नों की।
अब देखो फिर से वही बात आ गई, आपने निकाला है इसे किससे, समीकरण 2 से निकाला है, तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, निकालेंगे अगर 2 से तो रखेंगे कहाँ, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, इसको रख कहाँ रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। लैंग्वेज जितनी मुमकिन हो उतनी कम से कम लिखा करो, ये बस आपकी समझ के लिए, आप ना भी लिखें सीधे करते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अब देखो 1 में जब रखना है ना आपने, तो इधर समझिए इसको ध्यान के साथ, जो है ना आपका 3/2x, तो इस 3/2x को ऐसे लिखा जा सकता है 3/2 इंटू एक्स। तो इस x की जगह हम ये वाला मान उठा के रख देंगे, ठीक है ना। ये x ऊपर है ना अंश में, तो इसे क्या समझा जा सकता है, 3/2 इंटू एक्स समझा जा सकता है। तो हमें x का मान रखना था, यहाँ इस तरीके से हम रखते तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता था, तो हम इसे ऐसे समझेंगे 3/2 इंटू एक्स और फिर रखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको ऐसे समझा तो 3/2 को हमने इधर लिखा और x जो आया था तो उस x की जगह हमने कितना रखना है, 13 माइनस 3y/2। अब आप कहेंगे कि मैंने गुणा नहीं लगाया, ये इंटू है ना, इंटू का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, तो इसलिए मैंने बस इंटू लगा दिया। और फिर वही बात, माइनस लिखेंगे बराबर बटे की लाइन की सीध में लिखेंगे, और माइनस के बाद क्या है, 5y/3, तो ये 5y/3 लिखेंगे, और बराबर के बाद क्या है आपका -2, तो ये -2 लिखा। अब देखो अगर ये इंटू या गुणा है तो हम चेक कर लेंगे कि इस 2 से कोई संख्या, इस 2 से 3 तो नहीं कटता, अगर कटता होता तो काट देते हैं, फिलहाल नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम गुणा कैसे करते हैं, अंश की अंश से, हर की हर से, और इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में इसलिए कर देंगे क्योंकि ये अपने आप में 2 चीज़ें हैं, तो हम 3 की गुणा इन दोनों से करेंगे और 2 की गुणा आपस में कर देंगे। गुणा जो होती है ना वो सीधे सीधे हो जाती है, अंश की अंश से, हर की हर से। 13 तिया 39 और 3 तिया कितने हो गए आपके पास, 9 हो गए, तो ये 9y आ गया। और बताइए 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा आपका, और माइनस लगाइए 5y/3 लगाइए और बराबर के बाद -2 लिखिए। अब कैसे कैलकुलेट करना है, अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो अंश है ना, अंश ये पूरा है, इस अंश का हर है 4, ये एक भिन्न बन गई अंश बटे हर, और माइनस के बाद ये अपने आप में एक भिन्न है, अंश बटे हर। जब 2 भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, देखिए गुणा थी ना, तो गुणा हमने सीधी कर दी अंश की अंश से, हर की हर से, लेकिन जब 2 भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो हम ना तो उन्हें सीधे जोड़ सकते हैं, ना ही उन्हें सीधे घटा सकते हैं। हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि इन हरों को एक जैसा बना लिया जाए। एक जैसा बनाने के लिए ही एलसीएम दिया जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ एलसीएम के लिए पेपर पेन की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्या है 4, छोटी संख्या है 3, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकन 4। क्या 4 3 को काटता है, बताइए, 4 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता ना। फिर 4 का पहाड़ा आगे पढ़िए, 4 दूनी 8, 3 को काट देगा 8, नहीं काटेगा, 3 के पहाड़े में नहीं आता ना। 4 तिया 12, 12 आता है 3 के पहाड़े में, इसलिए सिंपल है कि इसका एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। 12 आता है ना, 3 के भी पहाड़े में आता है और 4 के भी पहाड़े में आता है, तो 12 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम हो गया, इन हरों का, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। अब करना क्या है, आपने करना ऐसे है कि आपने एक बटे की लाइन खींच देनी है बड़ी सी, और उस लाइन के नीचे आपने लिखना है 12। 12 एलसीएम आया था ना, इसलिए 12 लिखा। अब आप इस वाली भिन्न का अंश उतारिए, यहाँ देखिए 39 माइनस 9y, और इसको ब्रैकेट में कीजिए, इंटू चाहे आप लगाएं ना लगाएं, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा है, और इसके हर से, जिसका आपने अंश उतारा ना, उसी के हर से, उसका हर कितना है 4, इस एलसीएम वाले 12 को भाग दे दीजिए। क्या कहा मैंने, 4 से भाग दे दीजिए 12 को, आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा ना। तो उस 3 को आपने कहाँ लिखना है, इस जगह लिखना है, इंटू के बाद 3 लिखना है आपने। तो इंटू में हमने कितना लिखा, 3 लिखा। अब जो काम हमने इसके साथ किया है वही काम हमें इसके साथ करना है। समझ में आ गया ना कैसे, देखिए अंश उतारें और हर से एलसीएम वाले 12 को भाग दे दें, तो 4 तिया 12,
हर बार रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी अकल आपकी चलने लगेगी ना तो खुद ही कह देंगे कि ये आ जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि अंश मैंने उतारा, इंटू लगाया, हर यानी 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा और बराबर -2। ये लाइन हमारी पूरी हुई और इस लाइन के पूरी होते ही फिर हमें क्या करना है, इस 3 की इन दोनों से गुणा करनी है, इस 4 की इस 5 से गुणा करनी है। तो 39 तिया कितने होते हैं, गुणा कर लेते हैं, 3 नम 27 का 7, 39 का पहाड़ा याद नहीं है, मेरी भी याद नहीं है, 3 तिया 9 और हासिल कितने हैं आपके पास, 2 हैं तो 11 हो गए आपके पास। और 3 की 9 से गुणा करेंगे तो 3 नम आपके पास हो गए 27y और ये माइनस के 4 पंजे 20y तो इसके साथ भी आएगा ना, और बटे में कितना चल रहा है आपका, 12 चल रहा है और बराबर में कितना चल रहा है, बराबर में चल रहा है -2। इस लाइन के बाद कैसे कैलकुलेट करना है, देखें ये जो है हमारा 27y ये काहे के हैं, माइनस के हैं, ये माइनस है ना, और 20y काहे के हैं, ये भी माइनस के हैं। तो क्योंकि ये दोनों y वाले हैं और दोनों ही माइनस के हैं इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना आएगा, 47 आएगा। 47 काहे का आएगा, माइनस का आएगा। तो अगली लाइन हमारी क्या बनी, अगली लाइन हमारी बनी 117 माइनस 47y और ये जो आपका 12 है ना, तो ये 12 चला जाएगा -2 के गुणा में। भाई जो चीज़ इधर वाले के भाग में है वो बराबर वाले के काय में जाएगी, गुणा में जाएगी। अगली लाइन आपकी बनती है 117 माइनस 47y और अब आपने 12 की 2 से गुणा कर देनी है, तो 12 दूनी 24। हमें जो लिखना था ना वो 47y बराबर लिखना है। अब 47y कहाँ के आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, तो अगर हम 47y को राइट साइड ले जाएं तो ये प्लस के हो जाएंगे और 24 इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो हमारी जो अगली लाइन बनेगी वो ऐसे बना लेते हैं, 117 और 24 को इधर ले आते हैं तो प्लस के 24 हो गए और 47 को राइट साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस के 47y हो गए, ठीक है ना। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे इनको हम, तो 7 4 कितने हो गए, 11 हो गए और 11 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए आपके पास, 13 और 1 हासिल का 14 हो गए हमारे पास और बराबर 47y। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ y के गुणा में 47 है, हमें किसका मान निकालना है, y का निकालना है। तो अगली लाइन हमारी जो बनेगी वो 141 के बटे में जाएगी, जो चीज़ y के गुणा में होगी यानी 47 और बराबर में आपका आ जाएगा y और 47 तिया होते हैं 141। अब आप कहेंगे 47 का पहाड़ा तो जनरली याद नहीं होता, भाई गैस लगा लिया जाता है। कैसे गैस किया जाता है, देखें ये देखें कितना है, 4 है और ये है 7, 4 तिया 12 और ये आपका 14 है, तो 12 और 14 यानी बहुत मुमकिन है ये 3 बार जाए और 7 तिया 21, ये लास्ट में 1 आ रहा है। तो वैसे भी आप 120 में 21 और जोड़ेंगे तो 141, तो इससे सीधे पता चल गया कि ये 3 बार चला जाएगा, यानी आपका जो y बराबर आ गया है वो 3 आ गया है। y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3 मिली। अब देखें y की तो वैल्यू हमें मिल गई है, ये मिली है 3 y की वैल्यू। अब y की इस वैल्यू को रखना कहाँ है आपने, वही बात, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो हम कहाँ रख लेंगे, हम समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 थोड़ी सी आसान है ना, 2 से यहाँ बस इतना लिख दिया करें शॉर्ट में, 2 से, यानी हम बात किससे कर रहे हैं, 2 से। फिर वही बात आ गई, जहन में होना चाहिए कि y का मान रख के x का मान निकालना है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो अब x बटे 3 को हमने ऐसे ही रखा, x बटे 3 और प्लस को प्लस लगाया और फिर क्या मिला आपको, y मिला, तो y की जगह आपने कितना रखना है, 3 और बटे 2 और बराबर में आपके पास आया 13 बटे 6। अब देखें फिर से वही बात, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है यानी बगैर x वाला और ये भी बिना x वाला है, तो x वाले को आपने यहीं पे छोड़ देना है और 13 बटे 6 को लिखना है और 3 बटे 2 उधर जाके किस चीज़ का हो गया है, माइनस का हो गया है। फिर से वही बात, दोनों भिन्नों के बीच में माइनस का निशान है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है ना, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। और जब 6 एलसीएम आ गया तो 13 को तो 13 ही लिखेंगे, गुणा में कुछ भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 6 ही कन 6, एक को लिखें या ना लिखें। 3 की गुणा में क्या जाएगा, 3 की गुणा में जाएगा 2 तिया 6। तो अगली लाइन जो आपकी बनेगी वो बनेगी x बटे 3 बराबर 13 माइनस 3 तिया
9/6। और इसको जब आप घटाएंगे तो ये क्या बना, 13 में से 9 गया 4, यानी x बराबर 4/6। और ये 3 कहाँ गया, ये 3 इसके गुणा में चला गया, और 3 दूनी 6, देखो बीच में गुणा है ना तो काट सकते हैं, काट दिया, 2 दूनी 4। तो इस तरह x का मान आ गया है 2। बीच में गुणा हो तो काटा जा सकता है अंश से हर, और अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर नहीं काटा जा सकता। तो इस तरह x का मान निकल के आया है आपका 2। इस तरह हमारे ये सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं, x बराबर 2, y बराबर 3। क्या ये मान हमारे सही हैं, चेक कर सकते हैं हम। मैं हमेशा कहती हूँ आंसर शीट से ज़्यादा, उत्तरमाला से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो वही बात हम दूसरी समीकरण को ले लेंगे। क्या है, x/3 यानी 2/3 लिखा हमने, और प्लस y की जगह कितना रखना है, 3, 3/2 रखा, और राइट साइड में तो 13/6 है। देखते हैं इनको कैलकुलेट करके 13/6 मिलता है या नहीं। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 इंटू 3 से 6 को काटें, दूनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस 3 इंटू 2 से 6 को काटें तो तिया बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और बटे 6। 4 और 9 कितने हो गए आपके पास, 13 हो गए, 13/6 विच इज़ राइट साइड। राइट हैंड साइड भी कितनी है आपकी, 13/6। इसका मतलब ये है कि ये हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।